नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो 29 मई को डोमेन केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है। वो उन बच्चों के लिए जिनका सेंटर जो है वो दिल्ली था। दिल्ली के सेंटर वाले बच्चों को यहां पर जो है वो 15 मई को जो पेपर होने वाला था उसको पोस्टपोन करके 29 मई को यहां पर किया गया है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली ये 29 मई को होने वाले पेपर से रिलेटेड मैं आपसे एक डिस्कशन करूंगा कि आपका जो एक पेपर 15 मई को हो चुका है वहां से आप क्या चीजें सीखेंगे ताकि वो गलतियां आप 29 मई के पेपर में ना करें। एक काइंड ऑफ स्ट्रेटजी की हम लोग बात कर सकते हैं और क्या चीजें हम वहां से एक सीख सकते हैं, किस तरीके के पेपर को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा पेपर आ सकता है, वो हम यहां पर जानने का प्रयास जो है वो करेंगे। देखिए अल्टीमेटली तो एक गोल्डन फॉर्मूला यही है कि आपके 16 चैप्टर अच्छे से तैयार होंगे तो आप एग्जाम में बेशक बहुत बढ़िया करके आएंगे। यही आपके लिए गोल्डन फॉर्मूला है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जैसे इसमें मान लीजिए इन्होंने पी ब्लॉक गायब कर दिया तो हो सकता है कि आप में पी ब्लॉक से ही भर के क्वेश्चन आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि सेम पैटर्न ये फॉलो करने वाले हैं, लेकिन तब भी हमको कुछ बातों पे यहां पर ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहली चीज आपके सामने मैं एक एनालिसिस लेके आया हूं। अब यहां पर हम लोग इस एनालिसिस से जो मेन हमारे लिए बातें हैं मैं उनको पहले आपको एक बार समझा देता हूं। पहली चीज, अगर हम लोग यहां पर वेटेज की बात करें तो इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री से 16 क्वेश्चंस का वेटेज रखा, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 11 क्वेश्चन और ऑर्गेनिक से यहां पर इन्होंने जो है वो 23 क्वेश्चंस का यहां पर वेटेज रखा है। सबसे पहली बात जो आपको इस पूरे एनालिसिस में नोट करना है वो ये कि जो चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है। इन्होंने सॉलिड स्टेट सरफेस जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से एक एक क्वेश्चन दिया, पी ब्लॉक से एक एक क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन आया सिर्फ आपका, और डीएफ ब्लॉक जैसे माइनर चैप्टर से आपके 5 क्वेश्चन से एक पैराग्राफ ही आ गया यहां पर। तो ये चीज आप देख सकते हो, एक बहुत ही बड़ा माइनर यहां पर आपके लिए आप कह सकते हो कि यहां पर एक जिस पे आप यहां पर ध्यान देंगे कि आप ये नहीं सोच के चलेंगे कि कोई चैप्टर आपने छोड़ दिया, जैसे कि पता चला कि आपका पॉलीमर नहीं तैयार है। अब यहां पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहां पर पॉलीमर चैप्टर ही गायब कर दिया, पॉलीमर चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आया। तो पॉलीमर चैप्टर ही गायब कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि आप में भी पॉलीमर चैप्टर गायब ही रहेगा, हो सकता है आप में क्वेश्चंस आ जाएं। तो यहां पर आप किसी भी चैप्टर को ये ना मान के कि इसको हम नहीं पढ़ते, इसको चलो स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, अन्यथा आपको एक बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ा झटके यहां पे लग सकते हैं। हाँ, आपके पास 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप 10 क्वेश्चन छोड़ के तैयारी मतलब करेंगे और उस तरीके से उस स्ट्रेटजी से आप जाएंगे तो फिर ऐसा होगा कि आप 40 में 30 ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, 10 आपके और भी छूट जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि आप जो पढ़ के जाओगे उसके सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। इसीलिए आपके लिए यहां पर बेहतर यही होता है कि आप किसी भी चैप्टर पे ऐसा ना करें कि उसको आपने नजर ही नहीं डाला और एकदम छोड़ दिए। उसको करिए, भले उसको किसी शॉर्टकट तरीके से करिए, जैसे कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें से जो आपको ऑलरेडी ना कराया गया हो। वो पूरी प्लेलिस्ट जो है जिसमें आपको हर एक चैप्टर, चाहे वो क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करूं, थ्योरी के फॉर्म में बात करूं या माइनर चैप्टर्स का एक साथ रिवीजन करूं, सब कुछ मैंने करवाया है। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप वीडियोस के थ्रू पूरी हेल्प जो है वो ले सकते हैं। अब यहां पर कुछ खास बातें जो आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे अगर हम पूरे पेपर के एक एनालिसिस देखें तो पेपर आपका मॉडरेट रेंज का था। कुछ क्वेश्चंस आपके टफ होते चले गए। क्यों? क्वेश्चंस नहीं टफ आए थे, क्वेश्चन सारे इजी थे, लेकिन क्वेश्चंस जो थे वो ट्रिकी और कह सकते हो कि आप कंफ्यूजिंग थे। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इससे इस चीज से रिलेटेड है, आप पकड़ लोगे कि हाँ ये वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर करते करते आप वहां पे कुछ न कुछ जो है वो गलती कर दोगे। मैं किसी भी चैप्टर में अगर आपसे बात करूं तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से यहां पर रखे गए थे। क्वेश्चंस कॉमन सेंस की डिमांड कर रहे थे। अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा रहा, उस समय अगर काम कर गया तो आपके लिए बहुत आसान था पेपर। लेकिन बात वही होती है कि एग्जाम के प्रेशर में कॉमन सेंस काम करे, यह भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब एक सीख आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आप यहां पर जो है वो अब गलती नहीं करेंगे।
अब ऐसा है कि अब आप पेपर देने जा रहे हो, चूंकि आपको पूरा एक एनालिसिस पता चल जा रही है, तो आप वहां पर ध्यान देंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अब जैसे अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में इन्होंने कुछ भी ट्रिकी नहीं किया है, क्वेश्चंस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड आया है। अब अगर मैं आपसे सॉल्यूशन में बात करूं, तो देखिए मैं आपको यहां पर क्वेश्चन भी दिखाता हूं कि सॉल्यूशन में किस तरीके की चीजें जो है वो ट्विस्ट हो गई। जैसे देखो, अगर हम पहला क्वेश्चन बात करें तो कुछ था ही नहीं है। कैम्फर कपूर होता है आपका बेसिकली नाइट्रोजन गैस में किस टाइप का सॉल्यूशन। अरे भाई, ये गैस एक सॉलिड इन गैस टाइप का होगा, सॉलिड गैस यहां पे सॉल्यूशन होगा। लेकिन क्या होता है ना कि जनरली ये सारी इस टाइप की चीजें आप नहीं देखते हो अपने कभी भी पढ़ते समय, या अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखते हो, तो आपकी आदत ही नहीं है, आपको ये नया क्वेश्चन लगेगा। और जबकि इसमें नया कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक सा है, कॉमन सेंस ही क्वेश्चन यहां पर हो जाना चाहिए था। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं, जैसे ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में स्टेटमेंट दिया। अब इसमें से आपके लिए दो मैं कह सकता हूं 3 स्टेटमेंट ऐसी हैं, पहली 3 जो कि मुझे नहीं लगता जिस भी बच्चे ने सॉल्यूशन पढ़ा होगा उसकी यहां पे गलती होगी। लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट यहां पे दिया, वो जनरली ऐसा होता है कि वो बहुत ही माइनर फ्रैक्शन के बच्चे होंगे जिन्होंने ये पढ़ा होगा, जो यहां पर आपका चौथा स्टेटमेंट है। अब आप आंसर ही नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको दोनों आंसर मिल जाएगा, ABCD मिलेगा, ABC मिलेगा। अब आप यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, जबकि क्वेश्चन आपकी रेंज का था, आपका पढ़ा हुआ था। इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पर और दिखाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन तो बड़ा इसका इजी आ गया था, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये देखो यहां पर, जैसे अब ये क्वेश्चन आया, यहां पर इन्होंने यहां पर क्या किया, वांट ऑफ फैक्टर प्रोवाइड किया है, और इन्होंने यहां पर एक चीज जो इनको अल्फा देना था, वो इन्होंने उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया कि फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल वाज 0.3। अब यहां पर ये लाइन कई लोगों को यहां पर कंफ्यूज कर गई, और जबकि ये एक सिंगल, आप जब भी आपने देखा होगा कि अगर आप वांट ऑफ फैक्टर के केस में, एसोसिएशन डिसोसिएशन केस में इस सिंगल फार्मूला पढ़ते हो, और अगर बात एसोसिएशन की कर रहा तो एक ही फार्मूला है आपके पास, तो कोई 3-5 नहीं करता। अगर सिर्फ फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देते, क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो जाता। लेकिन हम क्वेश्चंस को पकड़ ही नहीं पाए, ऐसी प्रॉब्लम आई स्टूडेंट के साथ, तो इसीलिए पेपर आपका टफ हो जाता, और कोई दूसरा रीजन यहां पर नहीं होता है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर आपसे बातचीत करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उठा के इन्होंने सीधा पैराग्राफ डाल दिया एक। अब पैराग्राफ में आपको बताऊं तो अत्यधिक आसान, कहने को उसने सेल और बैटरी से रिलेटेड आपको पैराग्राफ देखने को लगेगा, लेकिन एक्चुअल में उस पैराग्राफ में बेसिक अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको यहां पर बेसिक मोल कॉन्सेप्ट और जो आपका फैराडेज लॉ है उसके बेसिस पे आपका ये पूरा का पूरा यहां पर जो है वो सॉल्व होने वाला यहां पर पैराग्राफ जो है वो दिया गया था। ये जो पैराग्राफ आया था, कहने के लिए आपको बैटरी सेल की बातें थी, लेकिन आप इसमें से एक क्वेश्चन भी, जितने भी क्वेश्चंस हैं, बेसिक जो मोल कॉन्सेप्ट होता है और यहां पर आपका जो है यहां पर फैराडेज लॉ, वहीं से सारे क्वेश्चंस ही आपके सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन बात फिर से वही है कि हम क्या होता है कि हम देख के भागते हैं, और देख के भागने के चक्कर में पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो बर्बाद होने की स्थिति में आ गया था। काइनेटिक्स से ऐसा कुछ विशेष तो क्वेश्चंस नहीं आए थे, मतलब कॉमन क्वेश्चंस थे जो कि आपके लिए यहां पर इजी गोइंग थे, आराम से हो सकते थे। आपने पेपर देखा होगा, पेपर का सोल्यूशन भी देखा होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं यहां पर। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो फिजिकल केमिस्ट्री की ओवरऑल एनालिसिस आपके साथ ये थी कि क्वेश्चंस थोड़े बहुत कहीं कहीं जो है वो कंफ्यूजिंग थे, लेकिन आपकी फिजिकल केमिस्ट्री काम भर की इजी आई थी। कोई बहुत, मैं नहीं कहूंगा कि पेपर आपका फिजिकल केमिस्ट्री केस में लेंदी था या आपको बहुत समय लगता सॉल्व करने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इजी गोइंग, आपके टाइमली यहां पर ये पेपर सॉल्व हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मॉडरेट रेंज के ज्यादा थे, थोड़े कंफ्यूजिंग थे, और वहीं आपको ये उलझा दे रहे थे। बहुत न्यूमेरिकल नहीं आए थे, ऐसा मैं नहीं कह सकता फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल बेस्ड होती तो खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ यहां पर। सरफेस केमिस्ट्री से चैप्टर में मात्र इन्होंने एक क्वेश्चन, वो भी गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिंग पावर, सबको याद होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन वहां से आया। इसका यह मतलब नहीं कि बेसिक क्वेश्चन ही आएगा, आप प्रैक्टिस पूरा करके यहां पर जाएंगे। अगली बात करता हूं अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जैसे मेटलर्जी जैसे चैप्टर को इन्होंने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया है, मात्र एक क्वेश्चन इन्होंने यहां से दिया, वो भी बड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन था यहां पर आपका, तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल इन्होंने नहीं दिया। अगर मैं डीएफ ब्लॉक की बात करूं तो यहां पर डीएफ ब्लॉक इन्होंने ढंग से पूछ लिया,
क्वेश्चंस इसमें ऐसे थे कि आपके समझ के ये चलो कि आप जो है वो थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं दोगे तो काम भर का आपका पेपर ये खराब होने लायक था ये। अब जैसे डीएफ ब्लॉक हम लोग क्या होता है ना कि डीएफ ब्लॉक को माइनर मान के चलते हैं, अरे उतना इंपॉर्टेंट नहीं भाई, पी ब्लॉक के कंपैरिजन में तो इंपॉर्टेंट नहीं लेके चलेंगे ना। अब यहां पर इन्होंने डीएफ ब्लॉक में क्या कर दिया, डीएफ ब्लॉक में इन्होंने जैसे जो पहला क्वेश्चन दिया, भयंकर कंफ्यूजन के साथ ये क्वेश्चन मिलेगा आपको यहां पर। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप थोड़ा भी पढ़े रहोगे तो पकड़ने लायक क्वेश्चन है कि जैसे इन्होंने ZRHF को दिया कि आइडेंटिकल न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज होती है, जबकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं। लेकिन यह था कि ये क्वेश्चन आपके लिए वहां पर डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि चारों स्टेटमेंट्स आपको यहां पे कंफ्यूज कर रही होंगी। अब जैसे ये कंफ्यूजिंग लैग नहीं था आपका, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर आप नहीं भी पढ़े हो कभी भी डीएफ ब्लॉक, तब भी ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। उसका तरीका है भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन निकालकर देखो, एक निकाल लोगे, फिर दूसरा निकालते समय देखो किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, किसमें कम एनर्जी लगेगी। अब ये पता होता है कि हाफ स्टेबल और जो कंप्लीटली हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो यहां पर ये पकड़ जाता आपका, क्योंकि सीआर में एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही आपका हाफ फील्ड कंफिग्रेशन आ जाएगा, फिर वहां पे अगला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, सीआर का ज्यादा हो जाएगा, वी और एमएन दोनों से क्वेश्चन हो सकता था यहां पर। अब जैसे यहां पर देखो कलर की बात आती है, कलर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, सेम कलर सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर हल्की से बुद्धि लग जाएगी क्वेश्चन हो जाएगा यहां पर। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो ये तो पता ही होता है कम से कम कि एमएन का हाईएस्ट +7 होता है। अब ये लास्ट वाला था, ये भी थोड़े से कॉमन सेंस से है, लेकिन वही बात है कि अगर मान लीजिए कि आपने ऐसा किया कि डीएफ ब्लॉक स्किप करके गए, जबकि जिन्होंने कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, भले वो डीएफ ब्लॉक नहीं भी पढ़े होंगे, तब भी यहां पर क्वेश्चंस को कर सकते थे। एटलीस्ट मैं कहूंगा 3 क्वेश्चन तो आपके हो सकते थे। लेकिन बात वही है कि अगर आपने डीएफ नहीं पढ़ा है ना, तो बात जानते हो क्या होगा, जैसे ये डीएफ का पैराग्राफ देखोगे ना कि यहां पर ये डीएफ ब्लॉक से है, आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे ही नहीं, वो क्वेश्चंस आपके हो या ना हो उससे आपको नहीं मतलब है, आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप ये मान बैठोगे कि हमसे ये तो नहीं होने वाला है। ये है रियलिटी, और यही आपका पेपर जो होता है वो टफ होते चला जाता है। कोऑर्डिनेशन से बिल्कुल आसान सी चीजें आई, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं किया गया यहां पर आपके लिए, क्वेश्चंस इजी गोइंग थे, आसानी से हो रहे थे। हाँ, लेकिन यह है कि यहां पर भी थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे गए। वही मैं कह रहा हूं ना कि क्वेश्चन पेपर पूरा एक तरीके से ट्रिकी और कंफ्यूजिंग था। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन में इन्होंने क्या किया कि जैसे एक क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि यहां पर जो है क्वेश्चन यहां पर ये पूछ लिया इन्होंने कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा। अब वो होंगे जो यहां पर आपके डायामैग्नेटिक होंगे, पहली बात तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और डायामैग्नेटिक होने का मतलब वहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आपको यहां पर चेक करना होगा। तो ऐसे ही ऐसे यहां पर इन्होंने डायरेक्टली ये नहीं पूछा कौन डायामैग्नेटिक है, इन्होंने एक लाइन जोड़ दिया कौन मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा। अब ये तब पता होगा जब आपको पता हो कि डायमैग्नेटिक यहां पर क्या होता है। बस यही चीजें थी जो कि आपको यहां पर जो है वो दिक्कत करी। बाकी तो यहां पर कोऑर्डिनेशन इजी आया। पी ब्लॉक से सिर्फ इन्होंने P4O10 का स्ट्रक्चर पूछा, तो ज्यादा इन्होंने पी ब्लॉक पे तो जोर ही नहीं दिया, मतलब बिल्कुल एकदम अनटच कर दिया यहां पर। अगर हम बात करेंगे आपके यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐसे थे कि क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ इजी साइड थे आपके, थोड़े इजी टू मॉडरेट की रेंज में जा रहे थे। बहुत ज्यादा ट्रिकी और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस यहां पर आपके नहीं देखे गए हैं। क्वेश्चंस इजी गोइंग थे, आपसे हो सकते थे। कुछ चीजों पर आपको बहुत विशेष ध्यान देना होगा, जैसे आप गलती से भी SN1 SN2, जैसे मैं कुछ चीजें यहां पर लिख देता हूं आपके लिए कि जैसे ऑर्गेनिक में हो गया आप यहां पर SN1 SN2, ये सब चीजें आप गलती से स्किप मत करिए। किसका SN1 का रेट ज्यादा, किसके SN2 का रेट ज्यादा, ये चीजें आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, मतलब यहां पर अगर मैं बातचीत कर रहा हूं आपसे जो है वो यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो बॉइलिंग पॉइंट और यहां पर सॉल्युबिलिटी, इनको गलती से यहां पर मिस मत करिएगा। एक बार देख लीजिएगा पूरा ऑर्डर क्या होता है। कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके बॉइलिंग पॉइंट से आपको जरूर देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन यहां से आपको जरूर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज यहां पर आपके पास जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, वहां पे बहुत सारी रिएक्शंस आपके साथ होती है, बहुत सारी नेम्ड रिएक्शंस होती हैं।
नहीं है। तो आपके पास जितने भी नेम्ड रिएक्शन और जितने भी आपके ऑर्गेनिक के टेस्ट हैं, सबके रीएजेंट और यहां पर सब रिएक्शंस आपको बेसिकली मैं कहूं तो सारी रिएक्शंस आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस के थ्रू और थ्योरी के थ्रू दोनों रिवीजन कराया गया है। पूरी केमिस्ट्री का भी रिवीजन कराया गया, सब कुछ कराया गया है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देखोगे, आराम से आपकी चीजें यहां पर रिवाइज हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आराम से आपसे यहां पे मैनेज हो सकता है ये, ठीक है। तो कुछ ऐसे ये चीजें हैं जिन पर आप बहुत विशेष ध्यान देंगे, अन्यथा चीजें आपकी गड़बड़ा रही होंगी। हाँ, एक दूसरी चीज यहां पर देखिए, ये आपका एसिडिक बेसिक नेचर, ये आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। एसिडिक बेसिक नेचर ये मत छोड़िएगा। दूसरी चीज यहां पर मैं आपसे ये बोलूंगा कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स वाले चैप्टर को थोड़ा सा चाट जाइएगा। मैं इसलिए लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, चाट जाइएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि काफी क्वेश्चंस यहां से देखे जा रहे हैं और चूंकि सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें यहीं पर मौजूद हैं तो यहां से क्वेश्चंस। और एक चीज जरूर ऐड कर लीजिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपसे नहीं छूटना चाहिए। ये छूटेगा तो आपके लिए यहां पर दिक्कत करेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं छूटना चाहिए, ये एसिडिक बेसिक नेचर नहीं छूटना चाहिए। 3 क्वेश्चंस यहां पर आपके तो यही से देखे गए हैं और क्वेश्चंस इजी गोइंग थे, आराम से आपसे होने वाले क्वेश्चंस थे। अगर आप पढ़े रहोगे तो नहीं, पढ़े रहोगे तो नहीं हो पाएगा। बेसिक नेचर में कौन आएगा आपका? बेसिकली वही एमीन्स वाले बेसिक नेचर आएंगे यहां पर। आपके मिथिल के केस में, इथिल के केस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को कैसे अरेंज करना है। मिथिल के केस में 213 याद रख लेना है, इथिल के केस में जो है वो यहां पर 231 याद रखना है। बस यही 2 बातें तो हैं आपके लिए। तो इन्हीं सब चीजों का आपको यहां पर बेसिकली जो है वो ध्यान देना होगा यहां पर, ठीक है। अब यहां पर जैसे मैंने बोला, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में ढेर सारे नेम्ड रिएक्शंस हैं, तो उनके रिएजेंट की मैचिंग जैसे वाले क्वेश्चंस देखे गए यहां पर। तो मैचिंग वाले वही है कि आपको बेसिकली नाम पता होगा, रिएजेंट पता होगा, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, हो जाएंगी आपसे चीजें यहां पर, ठीक है। तो बेसिक जितने भी रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक वाली मैंने एक 1 शॉट कराया है, रिवीजन में भी करवाया सारी चीजें, तो एक बार देखोगे तो हो जाएंगी चीजें। वो आप थोड़ा सा आपका लेस फोकस्ड है तो एक बार 1 शॉट देख लोगे ऑर्गेनिक का तो आपका काम यहां पर चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। यहां पे प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको यहां पर वीडियोस जो होंगे वो मिल रहे होंगे। मैं फिर से 3 माइनर चैप्टर्स की बात करना चाहूंगा, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पढ़ के जाइएगा, 4 क्वेश्चंस देखे गए यहां पर। और यहां पर आपके बायोमोलिक्यूल्स से आप एक चीज मैंने हमेशा से टोका, हमेशा मैंने पहले भी बोला था कि आपको एक विटामिन वाली टेबल दी गई होगी, उस टेबल को मत छोड़िएगा। न्यूक्लिक एसिड उसको मत छोड़िएगा, प्रोटीन में एमिनो एसिड इसको मत छोड़िएगा। आपके जो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले आपके पास यहां पर कुछ मोनोसैक्राइड्स, कुछ आपके डाइसैक्राइड्स और कुछ पॉलीसैक्राइड्स दिए गए हैं, तो वहां पर आप देख लो बेसिकली बस किससे किससे बना है, वहां पर कौन सा लिंकेज है, बस इतने बेसिक चीजें देखोगे तो आपका काम यहां से चल जाएगा। ऑब्वियसली एक बात तो यहां पर क्लियर है कि आप पेपर को देख के थोड़ा बहुत अंदाजा भी लगा सकते हो, किसी किसी चैप्टर में तो बहुत आसानी से। अब जैसे कि मैं आपको यहां पर बात बताऊं, अच्छा हाँ, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक में रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी देखे गए हैं जिसमें आपको रीजनिंग के साथ चीजें आ रही हैं और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे, थोड़े से अगर आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे तो आपसे यहां पर हो जाएंगे। अब देखो जैसे मैंने बोला ना कि आपके नेम्ड रिएक्शन, अब हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन कौन देगा यहां पर, तो ये सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी अगर आप एक बार भी यहां पर देखे हो, पढ़े हो तो हो जाएंगी। हाँ, अब जैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने शुरू से बोलता आया हूं कि आएगा ही आएगा यहां से, तो वो चीजें आपके लिए यहां पर जरूरी पड़ जाती हैं, ठीक है। अब एल्डोल, अब जैसे देखो इन्होंने कैनिजारो के बारे में यहां पर क्वेश्चन किया, तो हो सकता है कि आपके इस पेपर में एल्डोल से रिलेटेड चीजें आ जाएं, तो वो आप मत छोड़ना यहां पर, ठीक है। उसको एक बार यहां पर आप जरूर देख के जाएंगे। इसी तरीके से यहां पर चीजें हैं। अब मैं यहां पर आपको पहले ये दिखाता हूं, जैसे देखो यहां पर आपका ये बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं यहां पर बातचीत करूं, अब देखो यहां पर ये देखो जैसे बायोमोलिक्यूल्स मैंने दिखा रहा था कि आपके लिए यहां पर जो विटामिन की टेबल और जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको एक बार देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो दिक्कत करेगी। जैसे यहां पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आए थे तो उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर आपके सिंपली रिएजेंट लिखे गए और वो रिएजेंट कौन से वो बताने हैं, सब नहीं आना जरूरी है, 2 भी आ जाएगा तो आपका काम यहां पर जो वो चल जाएगा। देखो ये सब इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप यहां पर एक बार हेलो एल्केन हेलो एरिन
लाइंस अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके लिए यहां पर चीजें जो होंगी वो आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर आपके मैचिंग वाले क्वेश्चंस देखे गए हैं। अब आपके अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मेडिसिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा आया। अब इन चैप्टर्स को मैंने यहां पर आपको एक 300 क्वेश्चंस का एक सेशन लिया था, जिसमें मैंने आपके सारे माइनर चैप्टर्स मेटलर्जी डी ब्लॉक और इधर बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ 500 चैप्टर्स कराए थे। एक बार उस सेशन को जरूर देख लेंगे ताकि वहां से ये 500 चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया है, सब कुछ उसमें आपको पढ़ा भी दिया है, कुछ आपका यहां पर जो है वो बचा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें यहां पर आपके पेपर में रही हैं। ओवरऑल मेरा आपके लिए सजेशन यही होगा कि लास्ट के टाइम पे अपने मन में कुछ चीजों को साइड कर लीजिए कि ये वाला चैप्टर माइनर है, ये वाला बहुत मेजर, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, और जो माइनर है उससे बहुत कम क्वेश्चन आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स पे आपकी कमांड रहेगी तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कुछ चैप्टर्स आप छोड़ना चाह रहे हो, बेशक छोड़ दो, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन तो आपको छोड़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये टोटली आपकी किस्मत के ऊपर यहां पर डिपेंडेंट होगा। अगर अब ऐसा है कि आपने जो चैप्टर छोड़ा उसी से आपका पैराग्राफ आ गया तो 5 क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे वहां पर छूट जाएंगे। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, जैसे कि आप मान लीजिए डीएफ ब्लॉक छोड़ के जा रहे हैं तो यार कोऑर्डिनेशन आप पढ़े हो तो डीएफ ब्लॉक के क्वेश्चन को एक बार अटेंड करो। हो सकता है 5 में से 2-3 तो आपके रेंज के होंगे, 1-2 तो आपके रेंज में होगा। तो पूरा छोड़ने से अच्छा किसी भी क्वेश्चन में ऐसे मत करना करेंगे तो हम पढ़े नहीं। जैसे क्वेश्चन आया था इसमें गटरमैन कोच रिएक्शन में पूछ लेता इंटरमीडिएट क्या होगा यहां पर। अब क्या होगा, कई बच्चे भागने लगते हैं, भागो मत, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, आप खुद बताओ यहां पे अगर कोई कॉमन सेंस लगाएगा तो क्या यहां पर ये क्वेश्चन उसका गलत होता? कभी जीवन में गलत नहीं होता। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं यहां पर एक बार, आप खुद देखोगे तो कहोगे कि हां अगर हम थोड़ा सा सोच लेते तो हो जाते ये क्वेश्चन। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक इसके बाद ही अच्छा ठीक है, थोड़ा ऊपर होगा यहाँ पे। इसमें इन्होंने बेसिकली पूछ लिया था कि आपका जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा। देखो यहाँ पे ये कि गटरमैन कोच में यहां पर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। अब जैसे हमको क्या कम से कम रिएजेंट तो याद ही होना चाहिए कि CO प्लस HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 यही होता है। अब एक चीज सोचो, कभी भी ऐसा इलेक्ट्रोफाइल होता है CO प्लस एनहाइड्रस AlCl3 तो रिएजेंट लिखा यार HCl प्लस CO2 प्लस एनहाइड्रस AlCl3, ये कौन सा रिएजेंट है भाई? ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है आपका? ये तो रिएजेंट आपने लिख दिया ना। ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है? इलेक्ट्रोफाइल 2 पे शक होगा, एक CO प्लस और एक HCO प्लस। आप खुद सोचो, CO यार CO HCl एनहाइड्रस AlCl3 तो हम लोग यहाँ पे रिएजेंट लेते हैं, तो यहां पर आपका जो है वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बनने का चांस ही सिर्फ HCO प्लस है। तो अगर आप बिना भागे अगर क्वेश्चन में एक बार हल्का सा थोड़ा सा यहां पर रुकोगे, सोचोगे क्या हो सकता है, तो शायद आपके लिए यहां पर पेपर जो होगा वो आसान हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए रेडी रहिएगा कि पेपर आपका ट्रिकी हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है। उस केस में थोड़ा सा कॉमन सेंस को अप्लाई करते हुए, कुछ चीजों को एलिमिनेट करते हुए आप चीजों को, क्वेश्चंस को यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी आया था, वहां पर क्यों पकड़ना आसान हो गया? वहां पर ऐसा हो गया ना कि उसने सब में 3 ऑप्शन करेक्ट किए थे और जिसमें से आप 2 तो तुरंत पकड़ लोगे कि यही वाला सही होगा। एक में कंफ्यूजन हो रहा था, कोई बात नहीं, वो हमको खुद ही पता चल गया, क्योंकि जब हमको 2 सही पता चल गए तो तीसरा वाला ऑटोमेटिकली वहां पर एक ही ऑप्शन में सेट होता हुआ दिख गया। इसी तरीके से बायोमोलिक्यूल्स में जो आपके आए वो क्या कहते हैं मैचिंग वाले, उसमें 2 मैच कराना था, बस 4 में से 2 मैच हो गया, आंसर आपके आ जा रहे थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन से भागना नहीं है, क्वेश्चंस में देखो कि कैसे उसको मैं यहां पर जितना मुझे आता है उतने के बेसिस पे मैं कैसे आंसर कर सकता हूं, वो कर दोगे चीजें आपकी हो जाएंगी यहां पर।
ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि अगर यहां पर ट्रिकी कंफ्यूजिंग आया पेपर है तो आप में भी आएगा, हो सकता है आपका और ज्यादा आ जाए, हो सकता है आपका इजी आ जाए। ये पहले से प्रेडिक्शन करना मुश्किल होगा, लेकिन क्वेश्चंस के टाइप और क्वेश्चंस की चीजें आप यहां पर देख सकते हो। जितना आपको कराया गया है, जितना पढ़ाया गया है, जितनी चीजें आपके लिए करके दी जा चुकी हैं, मोर देन इनफ है। आप उन्हीं के थ्रू अपना रिवीजन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप चाहते हो कि हमारे एंड से आपको दोबारा से रिवीजन कराया जाए, कुछ पढ़ाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। आपको यहां पर मैं जो बचे हुए दिन हैं, यहां पर आपके पास जो 2 दिन आपके बचे हैं, इनमें मैं आपका कुछ मतलब जो भी चीजें हैं वो एक बार मैं आपका ओवरऑल एक रिवीजन करवा दूंगा। जैसा आप बोलोगे वैसी चीजें यहां पर होंगी, ठीक है। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप सभी को आपके पेपर के लिए बेस्ट विशेष, बहुत अच्छा करके आओगे आप पेपर में।